ब्रेन फैक्ट के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरफान। और दोस्तों, इसराइल ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ये वाला सलूक होने जा रहा है। और वो काम जो फ़लस्तीन, हमास, हिजबुल्लाह, यमन की हूती और कतर और ओमान मिलकर भी ना कर सके, वो काम एक गैर मुस्लिम मुल्क करने जा रहा है। हालांकि ये तमाम ममालिक न सिर्फ फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, बल्कि तमाम तर कोशिशें फ़लस्तीन के लोगों को इसराइल से आज़ाद करवाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये काम एक गैर मुस्लिम मुल्क करने जा रहा है, और इस मुल्क का नाम है साउथ अफ्रीका। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि साउथ अफ्रीका ने इसराइल के जराइम और मजालिम को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर जाने का फैसला कर लिया है। अब इसराइल के अंदर से ये आवाज़ें उठ रही हैं और इसराइल मुकम्मल तौर पर इसके नताइज से खौफजदा है। इसराइल को ज़बरदस्ती इस ऑपरेशन से हटाया जा सकता है और उसको अपनी फौजें गजा से वापस निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ पिटीशन लेकर चला गया है। साउथ अफ्रीका ने आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का इल्ज़ाम लगाया है और कहा है कि इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी और उन पर जुल्म करने में मुलव्विस है, जो कि जंगी जुराइम है। अब इसराइलियों को ये खौफ सता रहा है कि आलमी अदालत इंसाफ साउथ अफ्रीका के हक में फैसला दे सकती है। कानूनी माहिरीन ने दोस्तों इसराइली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बर्जिल हलेवी को और गवर्नमेंट को असल खतरे के बारे में आगाह कर दिया है। आलमी अदालत इंसाफ इसराइल को गजा में ऑपरेशन रोकने के लिए फौरन कह सकती है। ये इसराइल के अपने माहिरीन कानून कह रहे हैं। ये भी मुमकिन है कि इसराइल को सफारती तौर पर तनहा कर दिया जाए, यानी कोई मुल्क उससे ताल्लुक न रखे, उसका बिल्कुल बायकाट कर दिया जाए। आलमी बरादरी की जानिब से इस पर पाबंदियां भी लगा दी जाएं। इसराइल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को तो नहीं मानता, इसलिए वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैसले मानने का पाबंद नहीं है। पहले ये मुकदमा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में लेकर जाया गया था, लेकिन बाद में ये मुकदमा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसलिए लेकर जाया गया क्योंकि इसराइल ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को मानने के हवाले से दस्तखत कर रखे हैं, और इसराइल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हर फैसले को मानने का पाबंद है। अगर आलमी अदालत इंसाफ साउथ अफ्रीका के इस दावे को कि इसराइल गजा में जीनोसाइड यानी नस्ल कुशी में मुलव्वस है, इसको तस्लीम कर लेती है, तो इसराइल इस फैसले को मानने का पाबंद होगा। इस सिलसिले में इसराइल के अपने माहिरीन कानून क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि साउथ अफ्रीका की कंप्लेंट को बिल्कुल हल्का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आलमी कवानीन बनाने में अहम किरदार अदा करता है। साउथ अफ्रीका की दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर कर लेना ही इस चीज की वाज़ेह निशानी है कि इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में मुलव्विस है। साउथ अफ्रीका के दो बुनियादी दावे हैं कि इसराइल ऐसे तमाम बयानात जो कि जीनोसाइड यानी नस्ल कुशी के मुतल्लक दिए जाते हैं, उनको रोकने के लिए कोई इकदामात नहीं कर रहा, और दूसरा वो खुद नस्ल कुशी करवा रहा है। माहिरीन कानून का कहना है कि बेशक इसराइल को ये बातें सुनने में सख्त लग रही हैं, लेकिन इनको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए और उनका संजीदा जवाब देना चाहिए। नस्ल कुशी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, जिसके सबूत के लिए दो बुनियादी चीजें चाहिए। पहली चीज कि आपने ऐसी नीयत जाहिर की हो या ऐसा इरादा जाहिर किया हो जिससे आपका मकसद नस्ल कुशी हो, और दूसरी कि आपने इसके मुताबिक इकदामात किए हों जो कि आपकी इस नस्ल कुशी की नीयत को जाहिर करते हों। साउथ अफ्रीका के मुताबिक इसराइल की नस्ल कुशी की नीयत साबित हो चुकी है, क्योंकि उसके अहम ओहदेदारान ने इस तरह के बयानात दिए हैं और अवाम को भी भड़काया है, जिसमें एक ऐसी फिजा पैदा हो गई है कि जिसमें कहा जा रहा है कि गजा को ख़त्म कर दिया जाए और आम शहरियों को भी मारा जाए, और गजा में लोगों को खुराक वगैरह पहुंचाने के ज़राए ख़त्म करके उनको भूख से मरने के लिए छोड़ दिया जाए। सीनियर इसराइली अफसरान की जानिब से इंतहा पसंदाना बयानात और गजा की सिविलियन आबादी को नुकसान पहुंचाने के बयानात सबूत के तौर पर पेश किए गए हैं। साउथ अफ्रीका गजा में होने वाली जारहियत और मिलिट्री ऑपरेशन के सख्त खिलाफ है। पिछले साल नवंबर में साउथ अफ्रीका ने इसराइल के साथ अपने सफारती ताल्लुकात पर नजरसानी भी की थी, और गजा पर जो चार्जेस लगाए हैं साउथ अफ्रीका ने, उनमें कहा गया है कि इसराइल गजा में नस्ल कुशी करवा रहा है और ऐसे करने वालों को कोई सजा नहीं दे रहा। इसराइल के ये इकदामात जराइम है, इंसानियत के खिलाफ और जंगी जराइम में शामिल है। आलमी अदालत इंसाफ इसराइल के खिलाफ आर्जी तौर पर एक हुक्म सादर करे जिसमें गजा में फौरी तौर पर सीज फायर का ऐलान किया जाए
عالمی عدالت انصاف اسرائیل کو حکم دے کہ وہ ان فلسطینیوں کو جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا ہے غزہ میں واپس آنے کی اجازت دے اور ان کو خوراک، پانی اور انسانی بنیادوں پر مدد سے محرومی ختم کرے۔ اس کے جواب میں اسرائیل نے ساؤتھ افریقہ پر بڑے شدید غصے کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ساؤتھ افریقہ ایک دہشت گرد گروپ سے مل کر اسرائیل کے خلاف مہم چلا رہا ہے اور حقیقتاً اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ جبکہ دوستو، حقیقت آپ کے سامنے ہے، پوری دنیا یہ بات جانتی ہے اور اسرائیل خود یہ تسلیم کرتا ہے کہ 21,000 سے زیادہ فلسطینی بچوں اور خواتین اور عام شہریوں کو اس جنگ میں شہید کر دیا گیا ہے، جبکہ اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے، جو کہ اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے۔ اور دوستو، اسرائیل کے لیے بری خبروں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ القسام بریگیڈ نے ایک ویڈیو جاری کر دی ہے جس میں اس نے دکھایا ہے کہ وہ M90 راکٹس اسرائیل کی طرف نشانہ لے کر تیار کر رہا ہے اور ساتھ میں پیغام بھی بھیجا ہے کہ سردی میں لپٹا تل ابیب جلا دیا جائے گا۔ حماس نے اپنی ویڈیو میں یہ دکھایا ہے کہ راکٹس تل ابیب کی طرف پوزیشن لے رہے ہیں۔ حماس کی القسام بریگیڈ نے سال 2024 کے پہلے دن ہی اسرائیل کو سخت سرد لہجے میں دھمکی دی ہے۔ حماس نے جو ویڈیو ریلیز کی ہے اس کا ٹائٹل ہے تل ابیب ول بی برن، یعنی تل ابیب کو جلا دیا جائے گا، یروشلم ول بی لبریٹڈ، اور یروشلم کو آزادی دلائی جائے گی۔ اس ویڈیو میں راکٹ لانچر دکھائے گئے ہیں جو کہ مقبوضہ غزہ میں کسی ناقابل شناخت جگہ پر ہیں۔ ویڈیو میں یہ نہیں بتایا گیا کہ ویڈیو ابھی کی ہے یا کوئی پرانی ویڈیو ہے، اس پر تاریخ اور جگہ نہیں لکھے ہوئے، اور اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ حماس کے وردی پہنے ہوئے مجاہدین M90 راکٹس کو فائر کرنے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ حماس کی اس ویڈیو کے مطابق یہ راکٹس ایک پیغام ہے اور یہ تل ابیب کی طرف نشانہ لے کر کھڑے ہیں، اور یہ وہی M90 راکٹس ہیں جو کہ تل ابیب میں اور اسرائیل میں نئے سال کی خوشیاں جب منائی جا رہی تھی تو حماس نے یہ راکٹ اسرائیل پر داغ دیے تھے۔ 1 درجن سے زیادہ راکٹ اسرائیل کے اہم شہر پر فلسطین کے علاقے سے چلائے گئے تھے۔ اسرائیلی فوج ہمیشہ یہ دعوے کرتی ہے کہ اس نے حماس کو کمزور کر دیا ہے، حماس کی کمر توڑ دی ہے، لیکن حماس آئے دن نئی سے نئی طاقت اسرائیل کو دکھا رہا ہے اور غزہ کو اسرائیلی فوج کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بنا رہا ہے۔ اور دوستو، اسرائیل کے لیے ایک اور بری خبر یہ ہے کہ ایرانی سیکیورٹی چیف حوثیوں کے رہنما محمد عبد السلام سے ایک اہم میٹنگ کرتے ہیں۔ ایران کے چیف نے حوثیوں کے کارناموں کی تعریف کی۔ ایران کے رہنما اور حوثیوں کے رہنما کے درمیان یہ میٹنگ اس وقت ہوئی جب حوثیوں کی 3 کشتیوں کو امریکہ نے ڈبو دیا، جس میں 10 افراد مارے گئے، اور چوتھی کشتی جس میں حوثی سوار تھے وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ اپنا بحری جنگی جہاز آئرس البورس باب المنداب کے رستے یمن کے زیر کنٹرول علاقے میں بھیج دیا، اور جو ہی یہ جہاز باب المنداب کے رستے ریڈ سی میں پہنچا تو امریکی ایئر کرافٹ کیریئر جو کہ پہلے سے اس علاقے میں موجود تھا نکل بھاگا، اور امریکہ نے ایئر کرافٹ کیریئر کو واپس بلا لیا۔ دوستو، حوثیوں کے رہنما اور ایرانی سیکیورٹی چیف کی یہ میٹنگ انتہائی اہم ہے جس میں آئندہ کی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ کیا ایران کھل کر حوثیوں کا ساتھ دے گا یا نہیں؟